सुप्रभात दोस्तों। अब हम 27 नवंबर के करंट अफेयर्स शुरू करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का उद्घाटन किया। अश्विनी वैष्णव और राजीव चंद्रशेखर ने संयुक्त रूप से 3 दिवसीय भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का उद्घाटन किया है। द्वारा आयोजित इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी और भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज, यह इंटरनेट की शक्ति के माध्यम से भारत को सशक्त बनाना विषय के आसपास केंद्रित है। उद्देश्य डिजिटलीकरण के रोडमैप के लिए इंटरनेट गवर्नेंस के हितधारकों को लाना। यह संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी एक पहल है। वेंकैया नायडू 13वें असेम शिखर सम्मेलन में वस्तुतः भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। एसीएम एशिया यूरोप बैठक शिखर सम्मेलन के 13वें संस्करण का आयोजन 25 से 26 नवंबर 1925 और 26 नवंबर 2021 तक किया गया है। द्वारा होस्ट किया गया। कंबोडिया असेम अध्यक्ष के रूप में। थीम साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। शिखर सम्मेलन एशिया और यूरोप के देशों को क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने और व्यापक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक साथ लाएगा। असेम समूह में 51 सदस्य देश, यूरोपीय संघ और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ ASEAN हैं। WHO ने 2021 वैश्विक पोषण रिपोर्ट जारी की। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO ने वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 जारी की है, जो वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर दुनिया के पोषण पर एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में कार्य करती है। भारत की स्थिति 15 से 49 वर्ष की आधी से अधिक भारतीय महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, जो 2016 में 52.6% से बढ़कर 2020 में 53% हो गई हैं। 5 वर्ष से कम आयु के 17% से अधिक भारतीय बच्चे वेस्टिंग ऊंचाई के लिए कम वजन की श्रेणी में आते हैं। भारत 13 वैश्विक पोषण लक्ष्यों में से 7 को पूरा कर रहा है। मध्य प्रदेश को मिलेगी भारत की पहली साइबर तहसील। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद MP साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। साइबर तहसील म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगी और राज्य में कहीं से भी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे अविवादित भूमि के मामलों में परिवर्तन की प्रक्रिया सुविधाजनक हो जाएगी। BN गोस्वामी ने भारतीय कलाओं पर लिखी किताब वार्तालाप। प्रसिद्ध कला इतिहासकार और आलोचक बृजिंदर नाथ गोस्वामी ने भारतीय कला पर और उसके आसपास 101 विषयों के साथ कन्वर्सेशन नामक नई पुस्तक की घोषणा की है। यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया पर ही द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और 2022 में स्टैंड हिट करेगा। यह कला और उसके आसपास के विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक खिड़की खोलता है। यह न केवल कला में रुचि रखने वाले और साक्षर लोगों को बल्कि सामान्य पाठकों को भी आमंत्रित करता है जो कला में गोता लगाना चाहते हैं। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर। भारत में संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को देश के संविधान को अपनाने की वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के लिए इस दिन को चुना गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2015 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर, आगर और नीमच में 1500 मेगावाट क्षमता के 3 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की आधारशिला रखी। परियोजना का कुल परिव्यय
5,250 करोड़ रुपए। एमपी 2030 तक देश की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से पूरा करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने समयबद्ध कार्य योजना के अनुसार सभी नागरिकों को ऊर्जा बचत के बारे में जागरूक करने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान भी शुरू किया। सरकार ने वेतन दर सूचकांक WRI के लिए आधार वर्ष 1963 से 65 से बदलकर 2016 किया। श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय तल मजदूरी समिति पर विशेषज्ञ समूह की सिफारिश पर मजदूरी दर सूचकांक WRI के आधार वर्ष को 1963 से 65 से 2016 में बदल दिया है। समिति की अध्यक्षता SP मुखर्जी ने की। नई श्रृंखला 2016/100 पर आधारित जुलाई 2016 से जुलाई 2020 तक मजदूरी दर सूचकांक WRI की नई श्रृंखला सरकार द्वारा जारी की गई है। 1963-65 श्रृंखला में 21 उद्योगों की तुलना में कुल 37 उद्योगों को नई WRI टोकरी 2016/100 में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को भारत की श्वेत क्रांति के पिता डॉ वर्गीज कुरियन की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था। वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 22 राज्य स्तरीय दुग्ध संघों के साथ साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, इंडियन डेयरी एसोसिएशन IDA सहित देश के सभी डेयरी प्रमुखों द्वारा दिन तय किया गया था। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू-हवान का निधन। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू-हवान 90 वर्ष का कैंसर के कारण निधन हो गया। वह एक दक्षिण कोरियाई राजनेता थे जो एक पूर्व सेना जनरल भी थे और 1979 के सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किया जिसने देश में बड़े पैमाने पर लोकतंत्र का विरोध किया। उन्होंने 1980 से 1988 तक दक्षिण कोरिया के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेन। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। नदी शहर गठबंधन और राष्ट्रीय शहरी नदी प्रबंधन योजना शुरू की गई। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कानपुर के लिए रिवर सिटीज एलायंस और नेशनल अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान लॉन्च किया है। नदी शहरों का गठबंधन यह पूरे भारत में नदियों को स्वच्छ और संरक्षित करने के लिए है और इसका मूल उद्देश्य नदियों और शहरों को एक साथ सुधारना है। इसके लिए 30 प्रमुख शहरों ने हाथ मिलाया। इसमें 3 व्यापक विषय होंगे: नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता। राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान NIUA में गठबंधन का सचिवालय स्थापित किया जाएगा। MEITY ने 24वें CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों CISO और IT सरकार के अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों के लिए 6 दिवसीय डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। उद्देश्य साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना और भारत में सरकारी संगठनों में एक सशक्त और मजबूत साइबर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना। फोकस क्षेत्र ISMS मानक, मोबाइल और साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा आदि। साइबर सुरक्षित भारत पहल जनवरी 2018 में शुरू की गई थी। कैबिनेट ने मार्च 2022 तक PM गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी दी। PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY के विस्तार को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मिलता है। योजना के चरण V के लिए
अनुमानित अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी ₹53,344.52 करोड़। पीएमजी के चरण वी के लिए कुल खाद्यान्न व्यय लगभग 163 LMT होगा।